चलिए प्यारे बच्चे, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उससे जुड़े हुए छोटे छोटे पॉइंट पर डिस्कस किए थे। तो हम लोगों को दिमाग में याद हो जाना चाहिए, तीन स्थिति याद होना चाहिए। एक स्थिति ये याद होना चाहिए कि सर हम लोग यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बात करें तो हम बच्चों के माइंड में चलेगा कि ये दो पैरेलल प्लेट है, दोनों के बीच में हम लोग कभी ये यदि प्लस वाला प्लेट है और यदि ये माइनस वाला प्लेट है तो उसके बीच में ये जो जगह है तो कभी एयर रहेगा। क्या रहेगा? एयर रहेगा। तो वहाँ पर कैपेसिटेंस सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। याद है आपको? दूसरा स्थिति होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब रहेगा। तो ऐसे स्थिति में यदि स्लैब की थिकनेस टी रहेंगे तो टी लेस देन डी हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पर ये दोनों प्लेट है, डिस्टेंस डी होता है और बीच में जो स्लैब डालेंगे उसका मोटाई यदि टी डी से छोटा है तो कैपेसिटेंस सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। याद है आपको? वेरी गुड। फिर तीसरा स्थिति हमारे पास है कि सर इसके बीच में कंडक्टिंग मीडियम हो। कौन सी हो? कंडक्टिंग मीडियम हो। तो कंडक्टिंग मीडियम यदि रहेगा उसके बीच तो लेकिन उसकी मोटाई क्या रहेगी? टी। यह भी टी तुम्हारा डी से छोटा रहेगा। तो ऐसे स्थिति में कैपेसिटेंस सी बराबर पढ़े थे हम लोग एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी माइनस टी। ये तीन फार्मूला आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है। आप बच्चों को इसी तरह से सभी फार्मूला को एक जगह कलेक्ट करके याद करना चाहिए तो वो ज़्यादा याद होता है। अलग अलग पेज में सब फार्मूला है, एक ही दिन सब फार्मूला आपके सामने नहीं जाता है। आपका ड्यूटी है कि उस जो फार्मूला एक टॉपिक में आ रहा है उसको सीरियली एक जगह लिखें और एक बार रोज सुबह शाम कम से कम होता है ना टॉनिक, सुबह और शाम भोजन करिए, दवाई लीजिए, एकदम स्वस्थ रहिएगा। तो उसी तरह से एक बार ये फार्मूला देख लीजिए नज़र से, आपको कभी नहीं भूलने का मौका मिलेगा। जब भी कोई पूछेगा तुरंत जवाब दीजिएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसी तीनों में फिर स्पेशल बातें हो जाता था। क्या क्या स्पेशल बात हो जाता था वो आपके दिमाग में देते हैं। उसमें यह था कि कभी ऐसा भी होगा कि ये टी और डी आपस में क्या होगा? बराबर। मतलब प्लेट के बीच में पूरा रूप से डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देंगे, तब उस समय कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या हो जाता था? में यह बताया गया था नोट में करके कि सर उसमें यह याद रखना था। पहला बात, कंप्लीटली यदि फील्ड हो डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो वहां पर देखा जाता था टी और डी को क्या लेते थे? बराबर लेते थे। मतलब जरा सा भी एयर नहीं होना चाहिए बीच में, पूरा रूप से डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें भर दिया जाए। तो वहां पर भी कैपेसिटेंस क्या आया था तुम्हारा? क्या था? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी बाय। याद आया? कंप्लीट। तो ये याद हो गया। मतलब हम इसको कंपैरिजन करें सी नॉट इंटू के हो जाता था कि नहीं? सी नॉट का मतलब समझ में आया? जब दो प्लेट के बीच में कंप्लीट रूप से एयर हो तो उस समय कैपेसिटेंस सी नॉट है, और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में डाल दिए हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के है।
तो के का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ये हो सकता है, लेकिन उस के का यूनिट बता सकते हो आप लोग? के का यूनिट? हाँ सर, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यूनिटलेस डायमेंशन लेस। वेरी गुड। तो यहाँ से रिजल्ट ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है। यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मान है तो कैपेसिटेंस का मान सी नॉट का के गुना हो जाएगा। राइट? सेट हो रहा बात मन में? हाँ, कुछ बच्चे मेरे दाएं बाएं देख रहे हैं। 2-4 दिन के बाद जब आने के बाद यही स्थिति होता है। अचानक कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, आप 5 दिन पहले से शादी ब्याह में इन्वॉल्व हो तो आपको खूब मजा आता है। आप एक एक एक्टिविटी को वहाँ का जानते हैं, तुरंत ये सामान लाओ, हाँ तुरंत लाते हैं। और अचानक तुम्हारा दोस्त रात में शादी है और दिन में या दोपहर में आया है, बेचारा कहोगे ये चीज़ लाओ, और हम जानते हैं क्या कौन है, माथा खराब करता है। तो जब एक मज़ेदार चीज़ में अचानक तुम प्रेजेंट रहते हो, वहाँ भी मज़ा नहीं आता है। ये तो पढ़ाई है, और वो भी फिजिक्स का पढ़ाई है। अचानक बैठ जाओगे, मजा का कोई चांस नहीं है, लगवे करेगा मिर्गी जैसा। तो चलिए यहां पर फिर वही बात लिखेंगे, कंप्लीटली फिट विथ विथ कंडक्टिंग, ध्यान से देखना, कंडक्टिंग मीडियम। यहां भी बात करें कंप्लीट रूप से कंडक्टिंग मीडियम बीच में भर दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ भी टी और डी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर सर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी माइनस डी, डी माइनस नीचे 0, जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हाँ सर, टी जब डी के बराबर हो जाएगा तो फार्मूला तो मैन यही ना है, टी डी माइनस टी, टी के जगह पर भी क्या लिखेंगे? डी, तो डी माइनस डी 0, समथिंग बाय 0, इन्फिनाइट मीन्स अनडिफाइंड। संभव है? यस सर। तो इतना चीज याद रखना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से मेरा चैलेंज है कि दुनिया का कोई कंपटीशन हो या दुनिया का कोई बोर्ड एग्जाम हो, 5 पॉइंट में से कम 1 पॉइंट का क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। इतना गारंटी के बाद भी तुम कल दिन भूल जाओ तो आपके किस्मत का दोष होगा, उसमें दूसरा आदमी कुछ नहीं कर सकता है। रेडी? आगे बढ़े। और लगता है इठो लिखने में आप लोग व्यस्त हो रहे हैं क्या? तो पूरा ये लिख लीजिएगा, कंप्लीटली फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मीडियम। वहाँ पर टी और टी डी बराबर होगा तो कैपेसिटेंस सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी माइनस टी, टी को हटा के डी लिख देंगे तो टी डी माइनस डी 0 हो जाएगा, नीचे में समथिंग बाय 0, इन्फिनिटी। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ, रेडी? फाइंड एक्सप्रेशन, तेजी से लिखिएगा, फॉर capacitance of spherical capacitor।
सारे मेरे प्यारे बच्चों हिंदी समझ गए होंगे। गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। ये जल्दी बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ कंपटीशन में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्फेरिकल कैपेसिटर, इसके बारे में आप लोग समझ रहे हो क्या? स्फेरिकल कैपेसिटर गोलीय संधारित्र हिंदी हुआ, तो उसमें दो संकेंद्रीय गोलाकार चालक होता है, टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर, राइट। तो यहां पर हम उसको बनाते हैं उसी बात को। दो स्फेरिकल कंडक्टर आपका है, इसके रेडियस को बी मान लीजिए और इसके रेडियस को ए मान लीजिए। मान सकते हैं कि नहीं? इस गोला का नाम ए दीजिए, इस गोला का नाम बी दे दीजिए। ए और बी टू स्फेरिकल कंडक्टर है, दोनों का सेंटर कॉमन है, दोनों का सेंटर कॉमन है, इसीलिए तब इसको कहते हैं कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर, संकेंद्रीय गोलाकार चालक। तो रेडियस अलग अलग है, तब ना उस दोनों के बीच में खाली स्थान मिल रहा है, उसके बीच में ये खाली स्थान है। अब उसमें हम लोग शुरू में ये मानकर पढ़ेंगे कि एयर है, क्या है? एयर, और फ्री स्पेस मानकर चलेंगे, राइट। अब इसमें दो बातें उत्पन्न होने का चांसेस हैं। एक बात तो ये बोलना चाहूंगा कि दो स्फेयर में से एक पर चार्ज देना है, कलेक्टिंग स्फेयर बनेगा, और एक को अर्थ से कनेक्ट करेंगे, कंडेंसिंग स्फेयर बनेगा। अब डिपेंड करता है कि मैं अंदर वाले गोला को या बाहर वाले गोला को किसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ये दो स्थिति आएगी। एक बार हम लोग बाहर वाले को करते हैं, एक बार फिर अंदर वाले को करेंगे, तो फार्मूला बदल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको गौर से समझना है। तो यहाँ पर इसको दो केस में स्टडी करेंगे। केस वन में स्टडी करेंगे व्हेन आउटर स्फेयर बी इज अर्थड, मतलब समझ गए? हम अर्थ किसको करेंगे? बाहरी गोला को। जब बाहरी गोला को भूतरित किया जाता हो, जब बाहरी गोला को भूतरित किया जाता हो, आइए आगे बढ़े। तो इसमें समझना है कि सर ए और बी दो गोला है, तो हम लोग अंदर वाले गोला के तार जोड़ दिए, और इस तरह से उठाने का मतलब बाहरी गोला को टच नहीं कर रहा है, इस सिंबल का यही मीनिंग होता है। तो इस पर चार्ज मैंने दिया प्लस क्यू, कितना चार्ज दिया इसको? दिया, तो ये तुम्हारा कहलाएगा कलेक्टिंग स्फेयर। अंदर वाला हो गया गोला ए, कलेक्टिंग स्फेयर हो गया ए हो गया कलेक्टिंग, और बी वाले को अर्थ से हम लोग जोड़ देते हैं।
तो इसका नाम हो गया कंडेंसिंग, कंडेंसिंग स्फीयर हो गया, ये भी हो गया कंडेंसिंग स्फीयर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ कंसेप्ट है गॉसेस थ्योरम का। गॉसेस थ्योरम के कंसेप्ट को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा और आप लोग उसमें यस नो पर उच्चारण के साथ डिस्कस करेंगे। रेडी हैं आप लोग? आइए हमारा डिस्कस करता हूँ, मैं आप लोग से पूछूंगा, आप उसको फटाफट बोलने का कोशिश करेंगे। राइट, चलो यहाँ पर विचार करो। सर अंदर वाले गोला पर चार्ज दिया तो प्लस चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं? तो चलिए इनर सरफेस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इस पर टोटल चार्ज हो गया प्लस क्यू। जल्दी बोलो यस नो। अब आउटर सरफेस को, आउटर स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट किए हैं तो इसके इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन अर्थ जैसे कनेक्ट किए हैं, अर्थ के नेगेटिव से उसका सभी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब वो उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ अंदर में चार्ज बच जाएगा, इनर सरफेस में माइनस चार्ज इस पर हो जाएगा। तो ये सब सिंपल बात है तो हम लोगों को दिमाग में सेट है, हम लोग ये दिन चर्चा कर चुके हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर में, ये सब बातें हो चुका था। अब यहाँ पर आप बच्चे हमको बताओगे, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं पूछने। तो बाहरी गोला पर जो चार्ज होगा यहाँ पर कितना चार्ज होगा? प्लस सॉरी माइनस क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए अब मैं बोलूँगा स्फीयर ए के अंदर में किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी का मान कितना? तो हम लोगों के पास थ्योरी है कि सर कोई चार्ज कंडक्टर है, उसके अंदर में किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो होता है। तो इसके अंदर इंटेंसिटी जीरो हुआ, यहाँ पर कोई गप ही नहीं करेंगे, अंदर का कोई बात नहीं होगा, कंप्लीट काम खत्म, इंटेंसिटी जीरो हो गया अंदर में। अब फिर से बात करेंगे, ये जो तुम्हारा बाहरी सतह है, बाहरी गोला है, उसके बाहर में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी पूछेंगे कितना? यहाँ भी बोलेंगे इंटेंसिटी जीरो। अब समझिएगा गौर से क्यों और कैसे। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे गॉसेस थ्योरम से। तो क्या बोला था? किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज यदि जीरो हो जाए तो वहाँ पर फ्लक्स क्या होगा? जीरो, और इंटेंसिटी भी जीरो। तो गौर से सोचो, यहाँ पर एक क्लोज सरफेस का हम कल्पना करते हैं जिसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। उस गॉसियन सरफेस के अंदर में यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू, यहाँ चार्ज माइनस क्यू, टोटल चार्ज क्या होगा? जीरो। और टोटल चार्ज जीरो, इसका मतलब इंटेंसिटी भी जीरो। तो आउटर में भी यहाँ इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो। इस गोला के अंदर भी इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो। बस लेकिन दोनों सरफेस के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? आप लोग जवाब दो, कॉमन सेंस लगाओ जल्दी से। वहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहाँ पर गुरुजी बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। दोनों गोला के बीच में जो स्पेस है, एक गोला पॉजिटिव है, दूसरा का अंदर का सतह नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, गारंटी। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो हमारा जवाब होगा नॉन यूनिफॉर्म। रीजन अब समझिए, मैं तुरंत बताता हूं। इस गोला का टोटल चार्ज को कहां पर कंसंट्रेट मानते हैं? सेंटर पर। और पढ़े थे, याद होगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में पढ़े थे कि यदि कोई चार्ज कंडक्टर है या चार्ज स्फीयर है तो उसके सेंटर से आर दूरी पर पॉइंट चुनते हैं, तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी का मान 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। सरफेस के बाहर, सरफेस पर और सरफेस के अंदर 3 पॉइंट चूज करते थे। तो सरफेस के बाहर इंटेंसिटी हुआ 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। सरफेस पर भी वही हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा वहाँ पर, उसका आर के जगह पर रेडियस आ जाएगा, और सरफेस के अंदर में ई का मान जीरो।
तो गॉसेस थ्योरम के अप्लाई करते हुए अंदर में जीरो बोल चुके थे, अब सरफेस के बाहर लेना है। कौन सरफेस? ए। गोला ए के सरफेस के बाहर में एक बिंदु चुनते हैं। है यहां पर मैंने एक बिंदु चुन लिया पी, और जिसका डिस्टेंस आर मान लेते हैं। सेंटर से डिस्टेंस क्या है? आर है। तो सर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा? इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का ये डायरेक्शन दिखा देंगे, और इसका मान हमको जानना है कितना होगा। तो यदि गॉसेस थ्योरम दिमाग में है तो डायरेक्ट हम लिख सकेंगे कि नहीं? तो गॉसेस थ्योरम के डायरेक्ट से बिंदु पी पर इंटेंसिटी हमारा ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। तो उसी बात को अब लिखेंगे। तो चित्र को कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग पेज को चेंज करेंगे, या छोटा सा जगह यहाँ पर है, हम लोग गप करते हैं। फ्रॉम application of Gauss theorem, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से, इसका हिंदी नहीं लिखेंगे, समझ जाओगे। फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, सब बच्चे समझते हैं। जो भी मेरा डायलॉग सुन रहे हैं बहुत दिन से, सबको ये बात समझ में आता होगा। नहीं आता होगा झाल बजाओ बैठ के। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इन साइड द स्फीयर ए इज 0। इनसाइड द स्फीयर ए इज 0, मैंने गोला ए के अंदर में इंटेंसिटी का मान क्या होगा? 0। एंड दूसरी बात है, यहाँ पर हिंदी भी लिख देते हैं, रोने लगे बच्चा लोग। चलो ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग पेज को चेंज करते हैं, जल्दी से रेडी हो जाइए। कर दे। फिर के पीछे आए, चिंता नहीं करना है। फिर जो कुछ आए लिखिएगा, आते रहेगा बार बार बेचारा, क्योंकि वही दुल्हा है। दुल्हा को बाराती बीच में खा के भाग जाता है, लेकिन दुल्हा अंतिम तक रहता है, साथ में लेके आता है। चलिए आगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर बी इज 0। गोला बी के बाहर में भी इंटेंसिटी क्या होगा? 0। तीसरी पॉइंट आपके बीच होगा इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी बिटवीन टू स्फीयर्स ए एंड बी गोला ए तथा बी के बीच पॉइंट पी पर तीव्रता का परिमाण ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब बता सकते हो, इसमें लिखना होगा एलोंग। क्या बोले? बोलो तो एलोंग, जल्दी बोलो। क्या बोलेंगे? एलोंग वेक्टर ओपी। चलिए, बहुत अच्छा बात, एकदम सही जवाब है आपका। सर इंटेंसिटी मैंने लिख लिया,
अब हमें क्या चीज का जरूरत है? अब हमारे पास एक सोच होना चाहिए कि हम इंटेंसिटी के बारे में सोच लिए। गोला ए के अंदर इंटेंसिटी 0, गोला बी के बाहर इंटेंसिटी 0, और दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी का ये फार्मूला हुआ। आर बदलते जाओगे इंटेंसिटी का मान बदलते जाएगा। इसीलिए बोला गया था वहां नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले पैरेलल प्लेट में इंटेंसिटी लिखते थे, याद करो, पैरेलल प्लेट में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूला में कहीं आर था, कहीं डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बदलो कि नहीं बदलो उसके इंटेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां क्या था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ है नॉन यूनिफॉर्म, इसीलिए वो इंटेंसिटी का मान बदलेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो तीनों बिंदु पर इंटेंसिटी खोज लिया। चलिए प्राइमरी स्टेज का काम समाप्त हो गया। मेरे मन में चलता है कि हमको चाहिए क्या, क्वेश्चन मेरा है क्या। क्वेश्चन जब तक दिमाग में रहता है तो वहां तक पहुंचना आसान होता है। क्वेश्चन बीच रास्ते में छोड़ देंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो सर क्वेश्चन क्या है? मेरे पास मालूम है कैपेसिटेंस सी बराबर क्यू बाय वी। कलेक्टिंग प्लेट पर, कलेक्टिंग स्फीयर पर मैंने कितना चार्ज दिया, वो चार्ज हुआ क्यू। और दोनों स्फीयर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, वो क्या है? भी। तो वो भी के बारे में हम विचार करेंगे कि वो भी मेरा कितना होगा। आइए तो भी को कैसे निकालें। तो भी को निकालने के लिए हम लोग यहां पर क्या खोज चुके हैं? इंटेंसिटी खोज चुके हैं। तो जहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, प्लीज कंसंट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूनिफॉर्म इंटेंसिटी कहीं पर है तो वहां पर E इक्वल टू V बाय आर यूज कर सकते हैं। क्या बोला, सुना आपने? वहां पर क्या यूज कर सकते हैं? और यदि यहां पर पॉइंट टू पॉइंट इंटेंसिटी वेरी करेगा तो वहां पर E बराबर यूज करेंगे माइनस dV बाय dr। आप लोग छोटे छोटे बच्चे में पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट I बराबर Q बाय T, और अब पढ़ोगे I बराबर dQ बाय dt। दोनों कहता है एक के बात मिला जुला के, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है ना। तो इसका यूज वहां होता है इफ चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ये होता है चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, वहां करंट I बराबर ये होगा। लेकिन कहेगा नहीं 20 सेकेंड में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है या 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट बढ़ाओ, तो वहां I बराबर लिखना होगा Q बाय T। और तब कहेगा यदि क्वेश्चन रहेगा कि नहीं चार्ज Q बराबर 5T स्क्वायर देन फाइंड करंट, तो वहां पर I बराबर dQ बाय dt। यहां भी चार्ज बाय टाइम है, उसमें भी चार्ज बाय टाइम है, लेकिन चेंज परिस्थिति के अनुसार स्टेप चेंज होता है। तो यहां पर भी हम लोग गौर करके देखेंगे इंटेंसिटी। क्या ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था? कंफर्म हो? तो चलो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके हम लोग यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग वी नो दैट E इक्वल टू माइनस dV बाय dr। याद है? हाँ सर याद है, नहीं भी है तो याद कीजिए। तो यहां से हम लोग लिख पाएंगे dV इक्वल टू माइनस E इंटू dr। जल्दी बोलो है ना? dV इक्वल टू माइनस E इंटू dr। फिर मैं कहूंगा यहां पर बोल सकूंगा सर dV इज इक्वल टू माइनस E का मान कितना है जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर इंटू dQ है। फिर इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दो, dV इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q है तो Q से गुना कर दो यहाँ पर, इंटू R पावर -2 इंटू dr। लिख सकते हैं? जल्दी बोलो है ना? जल्दी देखो लास्ट में चेंज जो किए, आर स्क्वायर को ऊपर लेके चले गए, -2 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q एक साथ कर दिए। ठीक है। अब चलिए dV बराबर ये सोचा गया आपका
मतलब बहुत छोटे से दो स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस पर दो पॉइंट है, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका डीवी बराबर इतना हुआ। लेकिन फिगर पे जाएंगे, बोले थे दुल्हा बार बार आता है, दुल्हा आ गया। सर इस दोनों प्लेट के बीच, दोनों स्फीयर के बीच में दो बहुत नजदीक में बिंदु है, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डीवी लिखा गया है। लेकिन हमको कहेगा नहीं, गोला, एक गोला तुम्हारा ए है, दूसरा गोला बी है, तो दोनों गोला के बीच में एक बिंदु यहाँ चुनिए और एक बिंदु आप यहाँ चुन लीजिए। तो इन दोनों बिंदु के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इस बिंदु को कह रहे हैं हम लोग गोला ए है, इस बिंदु को हम लोग बी कह रहे हैं। तो सर ए और बी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, विभवांतर कितना होगा? तो उसके लिए कंसेप्ट होगा कि उस डीवी को इंटीग्रेट करेंगे पॉइंट बी से लेके कहाँ तक, पॉइंट ए तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जरा सा विचार करो तुम लोग कि सर जब पॉइंट पी तुम्हारा यहाँ पर है तो डिस्टेंस कितना है ओ से पी का, आर है। लेकिन ये पॉइंट पी को तुम बी पर ला के रखोगे तो आर का वैल्यू, ये आर का वैल्यू बी के बराबर होगा, जल्दी बोलो है ना। और ये पॉइंट पी तुम ए बिंदु पर लाओगे तो यहाँ पर आर का वैल्यू ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? संतुष्ट हो? तो मुझे बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, हाँ या ना? चलिए आइए, तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चेंज करें पेज। तो हम वहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन में आर के लिए लिमिट लेंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे? बी से लेके ए तक। तो लोअर लिमिट हम क्या लिखेंगे? आर इक्वल टू बी, और अपर लिमिट क्या लिखेंगे? आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए। कोई उधर कुछ बोल रहा था उल्टा उल्टा, को बोला था बीच में उल्टा, क्या उल्टा बोला था रे? क्योंकि आपके तरफ से जो गलती आवाज आएगा हम उसी को खाली सुनते हैं, सही को सुनते नहीं है। अब यहां पर देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर, टू स्फीयर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर्स ए एंड बी इज v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो यहाँ पर देखोगे, अब जरा सा उसको यहाँ ला के हम लिख रहे हैं v इक्वल टू, ध्यान से देखना, इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में कौन सी है q, आगे माइनस है, इंटू आर पावर -2 इंटू डी आर, जल्दी बोलो है ना। तो आर हमारा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है कि नहीं? तो कांस्टेंट के लिए लिमिट देंगे हम लोग, यहाँ पर लिमिट चुनेंगे तो आर का मान कहाँ शुरू करेंगे? बी से, और कहाँ तक? ए तक करेंगे। आपको याद होगा वर्कडन जब सिखाते थे, पता नहीं कल का याद है ना, तो 15 दिन का पहले का क्या याद होगा, फिर भी याद दिलाते हैं। सर यदि बी पॉइंट यहाँ पर होता था और ए पॉइंट यहाँ होता था, बी से ए तक लाने में वर्कडन को लिखते थे डब्ल्यू बी ए, याद है ना, इक्वल टू लेते थे, यहाँ पर पोटेंशियल ए है, यहाँ पोटेंशियल बी है, तो वी ए माइनस वी बी, याद आ रहा है कुछ? वही चीज़ यहाँ सोचा गया है, इसीलिए लोअर और अपर लिमिट में उल्टा पुल्टा नहीं करिएगा। तो यहाँ पर बी से ए तक चार्ज को लाने में वर्क डन ही दोनों गोला के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब वी ए माइनस वी बी होगा। ये जो भी लिखा है मैंने, इसको अपने मन से समझोगे, वी ए माइनस वी बी समझोगे, तो ये हो जाएगा बी से ए तक लाने में वर्क डन। तो बी से ए तक लाने में वर्क डन इंटीग्रेट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपके ऊपर छोड़ दूं कि आप लोग इंटीग्रेट अपने मन से कर लो, तो कर तो सकते हो, हमारे कुछ चलवा है कर ही लेंगे, लेकिन मुझे है कि कर देना चाहिए गुरुजी। बच्चा लोग के भरोसा करके छोड़ देना अच्छी बात नहीं है।
देखो कुछ कुछ कर दिए, मन में हजम हुआ, हजम हुआ, हजम हुआ। याद आया होगा, पढ़े हो इंटीग्रेशन? अरे कहियो तो हाँ बोला करो जिंदगी में, एक को दिन तो हाँ बोलो, मेरे आत्मा में शांति मिलेगा। मैथ से मतलब नहीं है, ललन कुमार ने वो फॉर्मूला 50 बार आपको लिख चुका है, वो उसी से मतलब है कि बहुत बड़ा ज्ञानी हो, बड़ी रहोगे भविष्य में, मालूम है हमको। ठीक है ना? अब आर पर पावर -1 कैसे हुआ? -2 + 1, पावर यहाँ पर क्या था -2, उसमें 1 जोड़ेंगे, होगा कि नहीं होगा? -2 + 1 है ना, तो -1 वही सेम चीज नीचे हो जाएगा। अब ये माइनस को बाहर निकालो, ये माइनस के बाहर से तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 खत्म हो जाएगा। आर पर पावर -1 1/r हो जाएगा कि नहीं? 1/r माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे सर क्या लिखे थे, v बराबर Q/4πε0 इंटू 1/r, लिमिट था b/a, b और a, ठीक है ना? माइनस बाहर निकला था, ये माइनस माइनस खत्म हो गया था, प्लस हो गया था। अब तुम्हारा हो गया काम, Q/4πε0 इंटू 1/r, r के जगह लोअर लिमिट अपर लिमिट a, माइनस 1/r के जगह लोअर लिमिट b। तो ये हो गया सर Q/4πε0 इंटू b माइनस a/a इंटू b। संभव है? तो यहां पर आपने देखा v का मान निकल गया। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां भी डायरेक्ट पूछ देता है कि दो स्फेरिकल कंडक्टर जो था, स्फेरिकल कैपेसिटर में, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, तो ये खोपड़ी में याद रहना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस याद हो गया, और उसके बाद तो मेरा काम ही हो गया। देयरफॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आपने सुनिए लिया था, C = Q/V। तो जब Q/V तो V से डिवाइड कर दोगे तो C बराबर क्या हो जाएगा? आप लोग मन कैंसिल कर लो, तो जैसे V का वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना, ये Q और Q कैंसिल होगा कि नहीं, और 4πε0 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा सर 4πε0 इंटू a इंटू b बाय माइनस a। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए फाइनल इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया। ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए। फिर इसमें बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं। फिर बोले थे उल्टा कर देंगे तब क्या होगा, अंदर वाले को अर्थ से जोड़ देंगे, बाहर वाले पे चार्ज देंगे, तब क्या होगा, ये फार्मूला बदल जाएगा अगले क्लास में।